हजरत उमर एक शख्स को लाते हैं जिसका नाम बाजवा है, वो जर्नैल है, तो उसको कुछ चीज देने की कोशिश की रसूलुल्लाह ने, तो उन्होंने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, हजरत उमर ने झटक दिया, तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कुछ चीज कौन थी क्या थी, लेकिन चीज दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरे ममालिक में भी जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, और मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मारूफ और मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, और पाकिस्तानियों के लिए आज मैंने उनको दावत दी है, जनाब औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी बहुत-बहुत इनायत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये साहब, ये एकदम अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई है, पहले उसका थोड़ा-सा ज़िक्र कर दें। एक ज़लज़ला आया है, बहुत सा आपने बताया, शिद्दत उसकी 7.7 रिक्टर पे, फिर दूसरा 6.8 पे। थोड़ा उस पे बात करें, फिर आगे चलते हैं जो आज के मौज़ूआत हैं। जी, मैंने कोई 15-20 दिन पहले एक बात की थी अहले नज़र की, एक के असल मसला ये है कि 75 साल हमने पाकिस्तान के साथ किया है बहुत खिलवाड़, और अल्लाह के नाम पे इस मुल्क को लेके हमने उसके साथ जो कुछ किया है, जो बादशाहतें कायम की हैं, तो कहते हैं कि गुस्सा जो है अल्लाह तबारक व तआला का, वो बहुत जो है वो गुस्सा भर गया है, तो शायद आधी फसलें कटी हों तो आधी फसलें अभी रहती हों, तेज़ाब आ जाए। अब देखें, मंडी बहाउद्दीन जैसी जगह पे कल बर्फबारी हुई है, और इधर इतने-इतने बड़े-बड़े वो पड़े हैं, जाला पड़े हैं, मकई की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और बारिशें हो रही हैं, और गंदम की फसल। तो कुरान पाक की वो मशहूर आयत है, कुल हुवल क़ादिर अला यबअस अज़ाबम मिनकुम फ़ौक़कुम, अल्लाह कादिर है कि तुम के सरों पे तुम पर अज़ाब नाज़िल करूँ, तुम्हारे सरों के ऊपर, व तहत अर्जुलिकुम, और तुम्हारे पाँव के नीचे से। और तीसरा बड़ा खौफनाक है जिसमें हम शिकार हैं, वयल्बिसुकुम शियअन, मैं तुम्हें ग्रोहों में तक़सीम करके वयुज़ीक़ु बासकुम बास बाद, आपस में एक दूसरे की ताकत का मजा चखाऊं। अल्लाह। मैं सच्ची बात यह है कि हम उस अजाब का शिकार हैं, हम समझ नहीं रहे। हम कभी शिया सुन्नी से निकलते हैं तो बलोच पठान में चले जाते हैं, बलोच पठान से निकलते हैं तो सिंधी महाजन में चले जाते हैं, फिर पंजाबी। हम रुकते नहीं किसी तौर पर। ये हम पे बड़ी आफत नाज़िल है जो हम समझ नहीं रहे। और ये सब, ये बड़ी आपने एक मानी खेत, और मैं तो जब आप बात कर रहे थे, मुझे तो हल्की सी झुरझुरी आई कि अल्लाह सुब्हान ताला के निज़ाम के अंदर ये इनबिल्ट उनके फैक्टर्स हैं। जैसे-जैसे इंसान और या सोसाइटी जो है अपना-अपना रवैया दिखाती है, अल्लाह सुब्हान ताला की उसी की तरह की उनकी मंशा मैनिफेस्ट करती है। क्या ये समझना सही है मेरा? देखिए, अज़ाब के बारे में अल्लाह तबारक कहता है, मैं किसी के गुनाहों के नतीजे में अज़ाब नहीं डालता हूँ, बेसिकली वार्निंग देता हूँ। हुँ। लअल्लकुम तर्जुन, ताकि तुम मेरी तरफ लौट आओ। क्योंकि अल्लाह चाहता है हम सब लोग आखिरत के अज़ाब से बच जाएँ। तो वो कहते हैं मैं झंझोड़ने के लिए होता हूँ। अक्सर औक़ात हम समझा जाता है कि जी एक जो है वो मासूम आदमी क्यों चला गया। असल मसला ये हुआ था कि जो किसी भी जगह कैसे भी मरता है, उसका अज़ाब और सवाब उसके अमाल पे होना होता है। वो हुँ। बेशक 5 साल का बच्चा मरे, 75 साल का। अगर एक बदतरीन आदमी मरेगा तो क़यामत में बदतरीन की सूरत-ए-हाल में जाएगा, और एक नेक आदमी मरेगा तो क़यामत दिन नेक की सूरत-ए-हाल। ये जब इज्तिमाई सूरत-ए-हाल होती है झंझोड़ने के लिए, कि भाई हुँ। अल्लाह का खौफ करो, संभल जाओ, जो कुछ तुम हुँ। हरकतें कर रहे हो। आप सोच सकते हैं आज़म साहब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, गुज़िश्ता 20 साल से मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ। मेरा ख़्याल है दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया जितना झूठ पाकिस्तान में इन 20 सालों में बोला गया, और जितना झूठे को इस पाकिस्तान में डिफेंड किया गया 20 सालों। हुँ। आप हुँ। सोच नहीं सकते कि नीयत बांध के तशरीफ लाते थे हमारे अपने लोग भी, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी, हमारे दूसरे तीसरे भी सियासतदान भी, और उनको पता होता था कि हम झूठ बोल रहे हैं, और झूठ को डिफेंड किया जाता था। हुँ। और झूठ वाले के बारे में तो सोचें आप कि अल्लाह कहता है कि मैं रिश्ता जो होता है कई फरसंग भाग जाता है, इतनी बू आती है। किसी मुल्क में हुँ। आपने नहीं देखा होगा कि यूरोप में हो, अमेरिका में हो, किसी भी जगह पे देखे हो कि उनके वज़ीर से अगर कोई गलती हो गई है तो उसको डिफेंड करने नहीं आते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। और ये साहब, अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, शाहिद मेतला का इंटरव्यू कमर बाजवा का उसने किया, और बहुत हैरान-कुन मैंने एक बात पढ़ी कि बाजवा कहता है कि औरिया मकबूल जान साहब जो हैं बहुत बड़े झूठे हैं, और मैं तो हिल गया पढ़ के। हुँ, बिकॉज़ हुँ।
तो ये क्या, ये तो बाजवा उन्होंने ने कहा क्या? है कि नहीं, मैं पहले ख्वाब में बशारत आती थी और अब मैंने देखें मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि अब मुझे वो मेरे खिलाफ बात कर। पहली बात तो ये है कि उनके झूठा होने के यही काफी है कि वो कॉलम जो मैंने लिखा था वो मैंने बताया था एक प्रोफेसर शहजाद साहब को ख्वाब देखा था उन्होंने। पहली बात तो उन्होंने मेरे नाम पे डाल दिया और उनको मुझसे पहले इस ख्वाब का बता दिया गया था। मैं ख्वाब का हम्म। अर्ज कर देता हूँ। ख्वाब बुनियादी तौर पे जब बाजवा साहब अभी आर्मी चीफ नहीं बने थे, मेरे एक बैचमेट है, कोर्समेट है, ब्रिगेडियर सिकंदर। ओके। ब्रिगेडियर सिकंदर जो थे वो रेजिमेंटल सेंटर जो था आजाद कश्मीर वहां पर थे और उनके एक और कोर्समेट जो थे रेजिमेंटल सेंटर के, वो जो थे वो उसमें बलोच रेजिमेंटल सेंटर में थे अब्टाबाद में। तो वहां वो तशरीफ लाए और तशरीफ ला के तो उन्होंने देखा कि एक प्रोफेसर साहब, बड़े नेक प्रोफेसर थे शहजाद साहब, वो वहां बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी के अंदर हजरत उमर एक शख्स को लाते हैं जिसका नाम बाजवा है, वो जर्नैल है, तो उसको कुछ चीज देने की कोशिश की रसूलुल्लाह ने। तो उन्होंने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, तो हजरत उमर ने झटक दिया, तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कुछ चीज कौन थी क्या थी, लेकिन चीज दे दी गई। तो आप सोचें कि इसके ऊपर उन्होंने कहा आपके यहाँ को बाजवा, इतनी इलेबोरेट ख्वाब नहीं आया करती। तो उन्होंने कहा बाजवा, उन्होंने कहा हमारे 4 बाजवा जर्नैल हैं। तो उन्होंने चारों की तस्वीरें उनको दिखाई गई और फिर उनको कहा कद कद दिखा, तब उन्होंने कहा ये जो कमर जावेद है ये लगता है। फिर ये जब कराची जाते चले गए तो उन्होंने अपने कोर्समेट को कहा जब ये बाजवा साहब आते हैं तो उनको दिखा दें, तो मिला दें। उन्होंने मिलाया, उन्होंने पूछा आप क्या ताबीर करते हो? उन्होंने कहा ताबीर ये है कि आपके ऊपर शायद अल्लाह एक जिम्मेदारी डाल रहा है, तो उसके अंदर आप एहतियात करें, आपको ये बताया गया है, ये बेसिकली वार्निंग वाली सूरत हाल है। दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं, मैं ऐसा आदमी तो नहीं हूँ, मैं, मेरे से सीनियर लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल वो चले गए। बाद में एजेंसियों ने प्रोफेसर साहब को उठा लिया कि आप यहाँ जर्नैल बनाते, फिर इतना मारा कि वो बेचारे भाग गए और पाकिस्तान छोड़ गए। नेक आदमी, तकवे वाला आदमी जो ख्वाब बयान कर, उसके बाद बाजा साहब लग गए। अब बस्ता सराज अहले नजर कहते हैं कि उसमें वार्निंग भी थी और बशारत भी थी। यानी अगर वो शख्स जो था वो, उसको तकवीन में तो फैसला हो गया था कि ये बनेंगे, अल्लाह का फैसला था, कोई उसमें चूं चरा नहीं कर सकता। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का एहतमाल है। और अगर हजरत उमर ने की कैफियत में ये कुछ लोगों के अंदर रुक गया तो शायद चीज बच जाए। तो जाहिर बात है उस नुकसान का अंदाजा तो उस वक्त हो गया। मैंने वो ख्वाब लिख दिया था, मैंने कहा ये लिख दिया है, ये एक वार्निंग भी है। और अगर ये चुप कर, अब ये इसके ऊपर वो कहते हैं जी उस जब बिचारते हैं, ओ भाई किसी सब ख्वाब पढ़ा लो, ख्वाब बशारत नहीं होती, ख्वाब वार्निंग भी होती है। और आप खुद सोचे इस्लाम जो है वो कहता है असहाब शमीन असहाब शमाल, दाएं हाथ के लोग और बाएं हाथ के लोग। दाएं हाथ वाले लोगों को कहता है ये साले लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। बाएं हाथ वालों को कहता है कि ये गलत लोग हैं। तो तकसीम तो बता दी गई थी, आपकी नीयत से बता दी गई थी। अब आपको नहीं जो कुछ किया उसको, अब तो दुनिया में अब तो इससे ज्यादा सच्चा ख्वाब और क्या हो सकता है कि जो कुछ आपने कर दिया। पाकिस्तान में 73 में सिविल सर्विस आई थी और इसके आसपास ही पाकिस्तान की जो जो इरेगुलर जो पिफर्स वगैरह बिल्टअप हुए थे, और उसके बाद 1857 में उस वक्त से लेके आज तक शायद जनरल डायर ने इतना नुकसान न पहुंचाया पाकिस्तान की आर्मी की, इंडियन आर्मी की रेपुटेशन को, जितना इन्होंने पहुंचा दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मैं खुद आपको ऐनी शाहिद हूँ इनके झूठ का। मैं इस आदमी को 92 मिनट मिला था, दिसंबर की मेरे ख्याल 17 तारीख थी, और यह साहब जिस दिन मुशर्रफ के खिलाफ वो जस्टिस सेठ ने पेशावर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी, तो हमारी मीटिंग खत्म इसलिए हुई कि वो जजमेंट आ गई। तो वो इफ्तिखार जो इस वक्त पीएमए का कमांडेंट है, उस वक्त इसका ये पीएसओ था या एमएस था, तो उसने लाके दिखाया, तो हमारी मीटिंग वरना चलती रहती। इसने इतने झूठ बोले, बल्कि मैंने इसके सामने इसको कहा कि मुझे खबर है कि आपका फादर इन लॉ सुसर इजाज अमजद और फैज हमीद मिल के बहुत इंतहा से ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, जो कि मैंने इसके एमआई डीजीएमआई को इसकी मीटिंग से पहले बताया था, मरहूम सरफराज। तो उसने कहा सर आप जरूर बताएं उसको, इसलिए मैंने भी उसको यही ब्रीफिंग दी है। और उसके अंदर फैसल वाडा का भी नाम था कि फैसल वाडा पैसे खिलाता है फैज हमीद को और इजाज अमजद को, और ये मिलके करप्शन करते। कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खुद अपने मुंह से कहता है मैंने नवाज को यहां से निकलवाया, और इतने 2-3 और इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले। मैं तो इस आदमी को तो शैतान से भी बदतर समझता हूं। लेकिन मुझे बताएं, जो ये अभी पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, और ये साहब लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पकड़ धकड़ होगी, कत्लो गारत होगी, हर एक को उठाया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं आगे?
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक़्त वो जो एक नेक्सस बना हुआ था ना गुज़िश्ता 40-45 साल से, पाकिस्तान की अशराफिया का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा। यानी आप अंदाज़ा इसके बाद शायद फिर लड़ाई ना हो। मैं हुँ, समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम जीत जाएँ, क्योंकि हुँ, उन्होंने ही जीतना है बिलाखिर, और कोई दुनिया में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि लड़ाइयाँ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट जीती हो जब अवाम खड़े हो जाएँ। मैं आपको बताऊँ, मैं ईरान में रहा हूँ उमैद साहब, मैं ईरान की जो सोसाइटी है, वो इंतहाई लखनवी मिजाज की सोसाइटी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 100 तरह के आदाब से आपसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ैली मखनून, लुत्फ़ करम, आप किसी को बेफ़रमाह, चश्म ये वो। हाँ, चश्म चश्म, आप पानी किसी को पिलाएँगे तो वो कहेगा दस्त चश्मा दर्द ना कुनी, तुम्हारे हाथ में कभी दर्द ना हो, खैली ना अल्लाह! ख मांदा ना बौशी, मतलब कभी थको नहीं, कितनी अच्छी दुआएँ। आप हाँ, अंदाज़ा करें कि 1978 में शाह ईरान ने एक तकरीर की, और दैट वाज़ इन द मिलिट्री अकेडमी, जैसे हमारे काकूल है। उसने ठीक। तकरीर के अंदर ये लिखा, कहा कि मेरे पास 7,60,000 फ़ौज है, और मेरे पास इतनी शानदार किस्म की सीआईए ट्रेन्ड स्वैक है, और मैंने इन लोगों के अंदर जितने भी इनकलाबी थे उनको मैंने निकाल दिया है, उनकी उनके मैंने फुरकस निकाल दिया है। वो जो आयतुल्ला हिंदी है, खुमैनी जिसको हिंदी कहता था, वो भाग गया हुआ है, और सारे कौम के लोग और इसके लोग जो है, मेरे कालीन-वालीन मैं देता हूँ, वो खुश हो जाते हैं। और मेरे पास अमीर अब्बास अवैधा जो वज़ीर आज़म है, ये तकरीर है उसकी, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है। उसके हुँ, बेसिस पता क्या थे? उसके बेसिस वही थे कि जो बेसिस इमरान खान के वक़्त हुए। बेसिस हुँ, ये थे कि 16 एजेंसीज़ ने लिख के दिया था दैट ईरान हैज़ नॉट येट राइपेंड टू द लेवल ऑफ रेवोल्यूशन। देयर इज अ हुँ, बिग मिडिल क्लास इन ईरान एंड पीपल आर क्वाइट सेटिस्फाइड, इसलिए अमेरिका को ख्वाब खरगोश में सो जाना चाहिए, शाह ईरान जो है वो हमारा सिपा सालार ठीक है। मैं सब मैंने क्योंकि सिविल सर्विस में 32 साल गुजारे हैं, इमरान खान के स्टेप रिजीम चेंज से पहले जो रिपोर्टें थी, एक होती है हमारे यहाँ फोर्टनाइटली 15 दिन की रिपोर्ट होती है, एक होती है डीएसआर डेली सिचुएशन रिपोर्ट, एक उसकी हुँ, कंसोलिडेटेड बन के जाती है, 1 महीने की रिपोर्ट बन के जाती है। उसकी तीनों रिपोर्टों के अंदर ये लिखा हुआ था, मार्च की और अप्रैल की, कि इमरान खान जो है ही इज लूजिंग इज पॉपुलैरिटी डे बाई डे, एंड अगर इमरान खान को आज निकाला जाता है तो द पीटीआई विल बी जस्ट लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, ये बिखर जाएगी, और इमरान खान पब्लिक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। सेम ठीक। शाह ईरान वाला मसला और यहाँ पर वाला मसला आप कंपेयर करें, और इन्होंने हाँ, उसके और मैं आज भी कहता हूं कि 10 अप्रैल के पहले का पाकिस्तान और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ पाकिस्तान है। हुँ, ऐसा पाकिस्तान मैंने अपनी जिंदगी में 77 देखा है, मैंने 1969 के अयूब खान की मूवमेंट्स देखी है, हम बच्चे होते थे फिर भी जुलूस निकाला करते थे। मैंने हुँ, उसके बाद 83 की मैंने ऐसा पाकिस्तान नहीं देखा कि जो लीडर लेस हो, लीडर जाके घर में बैठ जाए और जाके वो अपना फिल्म के लगाओ उसको बुशरा बेगम को, और लोग खुद ब खुद सड़कों से निकल आए और किसी को पता ना चलो। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ था कि जिस वक्त शाह ईरान तकरीर कर रहा था हैदर नईम साहब, तो सर 105 या 6 लड़कों का जुलूस तेहरान यूनिवर्सिटी से निकल रहा था सिर्फ 1978 में, और 79 की उस अप्रैल में, बल्कि उससे पहले ही आयतुल्ला खमैनी जिस वक्त आए हैं वहां पर, और उससे पहले जो शाह ईरान जिस तरह रोते हुए वहां से निकला है, आप सोच नहीं सकते। और आप सोचें कि उसके बाद क्या हुआ था, बयान करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हुँ, आयतुल्ला खालखाली सवेरे 3-4 लोगों का नाश्ता करता था, और तब उसके बाद आगे बढ़ता था, और इस तरह का रेवोल्यूशन आया था कि जिसे कहते हैं कि सब्सर्विएंट कर दिया था अवाम ने उन सारे एस्टेब्लिशमेंट वालों को, जिन्होंने 1953 में सीआईए के कहने के ऊपर रजीम चेंज की थी और मुसद्दक को निकाला था। आज भी मैं आपको बताऊं, मैं एक बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, खुश फहम आदमी हूँ। मैं लोगों में रहता हूँ, एक आम आदमी की तरह रहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को मैंने बिलियनर्स देखे हैं कि जो इमरान खान के जलसे के अंदर अपनी गाड़ी दूर पार करके गए हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, उनके बच्चे गए हैं। ऐसे ऐसे लोग थे। मैं एक दोस्त परसों जब ये इस पे इमरान खान के एक्शन शुरू हुआ उसके ऊपर, तो आप सोचें कि वो एक दूर लगता था। मुझे उसने फोन किया, अच्छा खासा लंबा 3-4 कनाल का घर, कि मेरी बीवी मुझे कह रही है तुम खुसरों की तरह बैठे हुए घर, इमरान खान के साथ ये हो रहा है, चलो मेरे साथ वरना मैं ओए! ऊबर ले। ओए! यानी ये कैफियत मैंने कभी नहीं देखी। मैं अभी सुबह, आज सुबह मैं हरम से पहुंचा हूं यहाँ पर। अच्छा, आप अल्लाहु अकबर! बहुत मुबारक, माशाअल्लाह। सोचें, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा। मैं आपको अर्ज करूं, मुझे पाकिस्तानी रोते हुए मिले हैं, रोते हुए, और रोते हुए उन्होंने सिर्फ कभी नहीं मिले, हमेशा होता था दुआ फरमाइएगा, ये कीजिएगा, फलां कीजिएगा।
और मुझे बहुत लोग ज़्यादा जानते हैं, तो बहुत मिलते थे, बल्कि मेरा तवाफ डिस्टर्ब हो जाता था। मुझे कहते हैं मेरे साहब दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, और अगला फिक्र आता था दुआ कीजिए इमरान खान की जिंदगी के लिए। कभी किसी ने, मैंने सोचा नहीं था कि लोगों ने पाकिस्तान और इमरान खान को यूं इकट्ठा कर दिया कि वो समझते हैं कि हमारी लास्ट होप है, उसके बाद हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। और कोशिश भी यही हो रही है बुनियादी तौर पर कि लास्ट होप देखें। वो मैंने जेआईटी रिपोर्ट देखी है, जो डोगर वाली रिपोर्ट जो है, आप सोचें, उसको पढ़ पढ़ के मैं हैरान होता हूँ कि वो कहता है कि मैं, लिखता है सारा कुछ रिपोर्ट के अंदर, कि मैंने जब जाके मुताला किया तो मुझे ऐसा लगता था कि एक आदमी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मारा जा रहा है। स्लो मूविंग किस्म की उसकी गाड़ी जा रही है, और एक तरफ भी कुछ स्नाइपर वाले खड़े हैं, दूसरी तरफ भी और तीसरे भी। ये वो कहता ये है कि हुआ ये कि जिस वक्त वो गाड़ी वहां पहुंची है, तो वहां एक तरफ से फायर हुआ, फिर दूसरी तरफ फायर हुआ है। कहता मैंने एक जगह से कुछ 17 खोल निकाले हैं, दूसरी दफा से भी कुछ 12-13 खोल निकाले हैं। इस बंदे के 8 खोल थे जो नीचे नीचे खड़ा किया था, जिसको नवीद को उन्होंने कहते हैं कि वो मैंने उसको उसके मैंने गोल निकाल। जो गोली लगी है, जिससे बंदा मरा है, वो गोली मैच की है ऊपर से छत की तरफ से जो फायर हुए थे, क्योंकि वो गोली बेसिकली नवीद को मारने को आई थी, वो इधर लगी। उसके बाद सूरत हाल देखें कि उसने कहा कि मैंने तमाम इमरान खान के पर्सनल वेपन किए, वो फोरेंसिक कराए, उनमें से कोई साबित नहीं हुआ कि उसमें से फायर हुआ है। पुलिस के जो ड्यूटी पे थे सबके फोरेंसिक करवाए, कोई साबित नहीं हुआ कि उनमें से कोई फायर हुआ है। इनके पर्सनल गार्ड्स के करवाए नहीं हुए। फिर वो कहता है कि मैंने नवीद को बकायदा, मुझे कहते हैं कि और ये साहब आप सोचिए कि आपने कितनी नौकरी की है, ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन की है, सब कुछ किया। पुलिस की जो मैक्सिमम टॉर्चर लेवल होता है जो हमने उस पर इस्तेमाल किया है, उसने सी नहीं की, बस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर मैं सोचा था ये कहाँ से ट्रेंड होके आया है, ये तो बहुत खौफनाक ट्रेनिंग इसकी हुई हुई। तो फिर वो बोला नहीं, ज़ाहिर बात है, कौन बोल सकता है इस मुल्क में, कोई बोलने की जगह है? आपको कहते भाई साहब, अनलेस के कोई बंदा कहीं दूर चला जाए ये पहाड़ों में। आप नवीद की बात कर रहे हैं कि नहीं बोला? नवीद बोला। होए 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 होए, इतना ट्रेंड था बंदा, इतना ट्रेंड, वरना टूट जाता है, और टूट वरना जाता है। टूट जाता है। तो और ये साहब, जो पिछले मैंने ये पिछले 5 दिन का जो हमने देखा, ज़मान पाक पे पहले हल्ला बोला इमरान को वहां से अरेस्ट करने का, उसके बाद इमरान के ऊपर दूसरा कातलाना हमला जो करने की कोशिश की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तीसरा जो उसके घर पर जब कोई भी नहीं था और उनकी बीवी अकेली थी, वहां पर हल्ला बोला गया। उसके बाद ये पीडीएम की जमातों का इजलास हुआ, जिसके अंदर मरियम बैठी हुई थी, जिसके अंदर आर्मी चीफ और आईएसआई का चीफ बैठा हुआ है, जहां पर फैसला किया कि जी 1 दिन होंगे इंतखाबात। और एहसन इकबाल बाद में जाके कहता है अभी तो सेंसस हो रहा है, सेंसस को 4-5 महीने लगेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और जी ये टेररिस्ट जमात है और इस पे हम क्रैक डाउन करेंगे, और इमरान के कहने पर ये आर्मी चीफ के खिलाफ जो है, ये पूरे दुनिया में फॉरेन फंडेड एक एजेंडा है उसको जलील करने का। ये अगर सारी चीजें का मैं मुताला देखता हूँ 5, मुझे तो आगे खाना जंगी नजर आ रही है औरिया साहब। देखें, खाना जंगी का प्रोग्राम उस वक्त भी था कि जिस वक्त इमरान खान का फायर जो है नाकाम हुआ है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये समझते हैं कि अगर कुछ चीज हो जाएगी तो 1-2 महीने 3 महीने आखिर लोगों ने घर जाना होता है, पैसे लेके जाने होते हैं, रेडी लगानी होती है, लोग तंग आ जाते हैं, एक फटीग आ जाती है, और फिर उसके बाद मामला ठीक ठाक चल जाते हैं। 1000 बंदा मर गया, 2000 बंदा मर गया, 5000 बंदा मर गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्होंने खास तौर पे ये सोचा हुआ था कि ऐसा सूरत है। बेनजीर का वाकया हुआ था ना, तो बेनजीर के वाकये के अंदर आप अंदाजा करें कि इनको अंदाजा नहीं कि 21 रेलवे स्टेशनों को आग लगी थी, को 150 के करीब रेलवे इंजन जले थे, लड़कियां रेप हुई थी, और उसके बाद जाके कहीं मामला ठंडा हुआ था, और बेनजीर सिर्फ और सिर्फ जो थी वो एक सिंध तक महदूद थी। मैं 6 दिन के बाद बहावलपुर गया था, तो बहावलपुर के पौष इलाके में वो कहते हैं लोग घुस गए अचानक आके, और आके उन्होंने, जिसको टीवी मिला उसने घर से टीवी उठा लिया, जिसने किसके गाड़ी मिली गाड़ी ले गया, इसने फ्रिज मिली। उनको ऐसे लग रहा था कि अब मुल्क में ये बस हो गया है दस्तूर। तो ये एक कैफियत थी जो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे और ये और वो सब कुछ। तो बेसिकली ये होते हैं ब्लाइंड हमारे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इनको कहा जाता है तो ये हो जाता। और एक और जो खौफनाक चीज होती है ना, वो भरी होती है, वो होती है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी होती है, रिट ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट होती है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो रिट
कुश्ती नहीं जिसको अवाम जो है उसको एंडोर्स ना करें। तो वो एक आदत सी पड़ी हुई है, उसके अंदर हम इन्होंने यही सोचा हुआ था, वो उनका हो गया प्लान फेल। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या जो लोग भी प्लान करना चाहते थे, उन लोगों के चेहरे की सख्ती देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उन चेहरे के अंदर जो कैफियत आई है वो अंदाजा, उनकी गुफ्तगू के अंदर जो चीज आई है, मतलब इसके सबका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो मरियम नवाज। मैं चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं उसको उसको जिससे एक कहते हैं ना, एक साइकोपैथ का वो लेवल होता है कि जिसमें आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन छुपा नहीं सकते, जिसमें आपको पता, जिसमें आप बता देते हैं कि आप कितने ज्यादा जो है वो मुंतकिम मिजाज हैं और आप कितने ज्यादा बेरहम हैं। उसके अंदर एक ऐसी कैफियत आती है, वो यकीनन। अब देखें ना, पिछले दिनों उसने जो इंटरव्यू दिए हैं, उसने बिल्कुल अरशद शरीफ के केस के अंदर भी उसने कोई गुफ्तगू नहीं, उसने कहा कि नहीं वो तो साफी उस तरह का था और वो तो साफी नहीं था, लाइन लेता था। ये जो थे, ये बेसिकली तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। वो जो मलका थी ना उसकी, मेरी उसकी मैरी एंटोइनेट, मैरी जी जी जी, एंटोइनेट, हाँ उसने कहा था केक क्यों नहीं खाते। आपको हाँ। उससे ज्यादा खौफनाक चीज, उसके ज्यादा खौफनाक, एक उसका जनरल होता था रूहान। हम्म, रूहान को किसी ने कहा कि रोटी नहीं मिल रही, तो उसने कहा पेरिस शहर में इतनी घास उगी हुई है, तो तुम घास क्यों नहीं खाते हो। तो लोगों ने जब उसको पकड़ा था तो पहले उसके मुंह में घास भरी थी और फिर हम्म, गैलेटिन किया था उसको। वो हम्म, खौफनाक सूरत, लोगों को पता है क्या चीज है। बेस्टाइल जाके देख लें, फ्रेंच सोसाइटी इतनी मरंजा मरंज सोसाइटी थी कि लेस्बियन पोर लॉ आया है 1601 में, और उसका कानून ये था कि आप भीख मांग सकते हैं लेकिन एक शरीफ आदमी के कपड़े नहीं पकड़ सकते। इट वाज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ओए पकड़ होए, के ले जाती थी कि तुम भीख मांगने वाले ने कपड़ा पकड़ लिया। और उस हम्म, कैफियत के अंदर 6 से 60 लाख तक भिखारी हुए थे और लोगों को अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के अंदर इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी हुई है और कितना। और ये जो एक्शन है ना, ये बेसिकली मेरे जमाने की ओल्ड टेक्निक्स हैं। घर पे हम्म, जाओ, आप देखें, आप रेड करते रहे, आपने हर बंदे के घर पे रेड किया, कुछ किया, लोग नहीं बोले, उन्होंने कहा जी यार सबर शुक्र कर लो। लेकिन हम्म, आपने इमरान खान के घर में रेड लिया, आपको जवाब मिला, आपको हम्म, पता चल गया कि क्या हो सकता है। आपने असैसिनेशन की, आप खड़े रहे, आपने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जनाब अहमद शाह, अहमद रजा कसूरी जो है, आई डोंट वांट टू सी दिस मैन, ये अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। अब हम्म, उसके बाद आपने जाके उसकी फायरिंग, 6 दफा फायरिंग की, अब 7वीं दफा आपने उसके बैप को मार दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, भुट्टो की पाइलअप होता रहा। समझ खान ने हम्म, मार दिया, डॉक्टर नजीर ने बोला मार दिया, उसके घर पे जाके, क्लिनिक पे जाके मार दिया। हम्म, पब्लिक रही। हैदर मैदी साहब, मैंने जिंदगी में सडन रिएक्शन कभी किसी कौम का नहीं देखा जो हम्म, इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी हम्म, आप सोचें कि यहां से वो निकलता है और उसकी हिफाजत के लिए लोग निकल जाते हैं। हम्म, और आज कहते हैं आप लेके जाते हो, मुझे कोई लेके जाके दिखाए अपने बंदे इतने उसके अंदर। हम्म, हमने भुट्टो का ट्रायल देखा हुआ है, हम्म। तो खामोशी से आता था चला जाता था। और ये और साहब, मैं लड़काना में था जब इसका चेलम था, मेरी यूनिट वहां थी, चिड़िया बिली फड़की थी, एक बंदा बाहर नहीं निकला लड़काना शहर में। मैं वहां था, मेरी यूनिट वहां थी। ठीक ठीक, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये, लेकिन इमरान खान को जो सूरत हाल मिली है, असल मसला ये है कि इमरान खान हमारे 75 ईयर्स की स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलीट के गुनाहों की रिटेलिएशन है। और लोगों ने उसके अंदर होप देखे थे कि आप मुझे खुद सोचे वैसा, आप अगर पाकिस्तान में हो और आप सोचें कि इन सारों के मुकाबले में कौन होगा जो पाकिस्तान के लिए सेवियर हो सकता है, तो आपको कुछ नजर नहीं आता। नहीं नजर आता आपकी बिल्कुल। नजरें सिर्फ इस बंदे पे आके जम जाती हैं। हम्म, मैंने तो खैर सच्ची बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बहादुर आदमी को नहीं देखा, इतने बड़ी फायरिंग से आप बच जाएं। जब मैं उनको मिलने गया हूं वहां पर, जब हॉस्पिटल में, तो सारे लोग बैठे थे, उन्होंने अलहदा कर दिया। आप सोचें कि उस शख्स की आंख में आंसू थे। उसने अल्लाह। बोला, अब मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुझे पता था कि ये इन्होंने प्लान बनाया है, मुझे यकीन नहीं था कि ये ऐसा कर गुजरेंगे। आय हाय हाय। सर जी, यकीन नहीं होता आदमी को हम्म, कि कि ये ऐसा इतना, कर। इतने गए गुजरे, इतने नीच, इतने घटिया सोच की भी पाकिस्तान के जर्नैल या पॉलिटिशियन या सियासतदान हो सकते हैं कि इसको ऊपर ये हरकत कर देंगे। हाँ। सब, अब वो तस्लीम हैदर अब मेरे गांव का है, शहर का है। वो जो किस्से सुनाता है कि जिस तरह कहता है इन सारे सारे वाकयात के ऊपर जिस तरह के कहके लगते थे,
वहां पर उसके एवन फील्ड के अंदर और उसके दफ्तर के अंदर। कहता मैं सोचता था ये लोग, और वो बड़ा कातिल किस्म का आदमी है, उसके मदीना में 36-37 कत्ल हुए थे, ही वाज पार्ट ऑफ दैट। जब इनके जुल्म के ऊपर एक कातिल जो है वो कांप जाता है। ओहो, ये आप मदीना गुजरात की बात कर रहे हैं? जी जी जी, गुजरात के बाद ये तस्लीम हैदर वहां का ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मतलब कि ये 10 नंबरिया कातिल जो है कहता है मैं हिल गया इनकी बातें मैं सुन हिल के। गया जी। ओए होए। उस पे तो 36 कत्लों का मुकदमा है वहां गुजरात में, मदीना में 36 कत्लों का। हाँ। तो औरिया साहब, ये बात तो समझ मुझे आ गई, आपको आ गई, पूरे पाकिस्तान को आ गई, लेकिन जो अहबाब इख्तियार हैं जो बैठे हुए हैं ऊपर, यूनिफॉर्म में और सिविलियन, हुकूमत में और फौजी जर्नैल, वो तो लग रहा है जिस तरीके से मैंने बयान किया आपको कि दे आर नॉट गोइंग टू रिलेंट। उनका किसी हाल में वो इजाजत नहीं दे रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएं और इमरान के जो के जाहिर है कि उसकी पार्टी जीतेगी जिस तरह नजर आ रहा है, इसको हम पावर में आने दें, तो फिर क्या होगा आपकी नजर में? देखिए, मैं बलुचिस्तान में 24 साल रहा हूँ हैदर भाई साहब, और मैं उस वक्त गया था जब ज़ियाउल हक ने आम माफी का ऐलान किया था। तो उसने वहां पर उनको बंदूकें भी लाने दी थी, सब कुछ हुआ था। और उसके बाद 1977 से लेके 2006 तक अच्छा खासा अरसा बनता है अकबर बुगटी की वाक़े के तक, हम लोग 400-400 किलोमीटर बगैर गनमैन के ट्रेवल करते थे। तफ्तान से मैं चलता था और कोयटा आता था, और कोई बंदा नहीं होता था। ये फवाद हसन फवाद हमारा असिस्टेंट कमिश्नर होता था वहां पर, इसके साथ और एक दो और लोगों के साथ हम गुजरात कोयटा से चलाक जाते थे हम चाय पीने के लिए, सरानान जाते थे चाय पीने के 13 और रात को 1:30-1:30 बजे। ये जो किस्सा, यानी इतना पुरअमन जमाना आ गया था, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हो चुका था कि अब हमें बंदूक उठा के पहाड़ पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अकबर बुगटी को क्यों मारा गया? जस्ट टू शो कि हम रिट ऑफ द स्टेट भी कोई चीज होती है। हम्म। आप सोचिए कि वो सारे का सारा उसका मुआहदा तय पा गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट टाइम मेरी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, वो जेल उसमें थे, गार में थे, हमारे दोस्त थे इंगबर्ट विल्किंसन, ये डेली टेलीग्राफ के जो ब्यूरो चीफ थे, इन्होंने जाना था। तो मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा मैंने मुशर्रफ से मुलाकात मेरी हो रही थी और तय हो गया था, शोशाद वगैरह करके चले गए थे, और मैं वहां से अपने कबीले से बकायदा बलोची अटायर पहन के रुखसत होकर निकला था, और 30 किलोमीटर दूर है सुई का एयरपोर्ट, वहां मैं गया था। और वहां जाके पता चला कि जहाज में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो अब वो नहीं जा सकता, तो आप रुक जाएं। कहते मैं 8-9 घंटे वहां बैठा रहा, और मैं वहां से फिर निकल आया, क्योंकि अब मेरे पास कबीले में मुंह इज्जत का लेके वापस जाने का रास्ता नहीं रह गया था, और मैं वापस उस पहाड़ में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं निकला तो जहाज उड़ पड़ा। तो असल मसला ये था कि आपने एक आदमी को एक दीवार पे लगाया और आप आज तक भुगत रहे हैं। जिस सुई गैस फील्ड को तीन तीन छोटे से लेवी के सिपाही कहते थे, अब उसके ऊपर आप करोड़ों रुपया जो है उसकी उस पर खर्च कर रहे हैं। हर चीज को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके वो करते हैं, कभी कि ये अपना वो प्लांटेड है, प्लांटेड होती हैं चीजें, मौका हम देते हैं, ग्राउंड हम देते हैं, बुनियाद हम बनाते हैं। अब आप सोचे ना, आप आज अगर मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अगर कहेगा तुम ये हरकतें कर रहे हो, वो करते हो, और उसका अगर कोई छोटा सा एक रेफरेंस जो है इंडिया के टीवी पे चल जाएगा, तो कहेगा गद्दार है। देखें, हमारी बातें इंडिया जो है वो उठाता है, वो भाई तुम्हारी बातें है तो वो उठाता है ना। तुम ऐसी तुम इस काबिल तारीफ नहीं हो तो उठाता है। बांग्लादेश वाले क्यों तुमको ताने देते हैं? उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि उन्होंने देख लिया है कि हम इतने तरक्की कर गए, हम इतना खून चूसा जा रहा था हमारा। आप सोच सकते हैं अपना, भाई साहब हम बच्चे होते थे, तो जिस वक्त आर्मी एक्शन शुरू हुआ है 25 मार्च को, तो लाहौर शहर में 3 लोगों ने जुलूस निकाला था। एक वो तारक अली की वालदा थी, तारा मजर अली खान साहब की बीवी, एक हुसैन नकी साहब आउट होते थे। आउटलुक वाले, आउटलुक जी जी, वाले। और हाँ जी जी जी, आउटलुक वाले। तो एक वो एक हुसैन नकी साहब थे, जी एडिटर थे वो, जी और एक बिल्कुल। और साहब था, मुझे नाम याद आ जाता है। आप हम्म, सोचें कि उन्होंने कहा था आर्मी एक्शन बंद करो, और हम्म, लाहौर के शहरियों ने दोनों तरफ खड़े होकर उन पे मुंह पे थूका था। अल्लाह।
सर, एयर मार्शल असगर खान को गद्दार डिक्लेयर किया, इंडियन एजेंट डिक्लेयर किया जब उसने कहा कि मैं देखता हूं किसकी टांगे टूटती है, मैं जाऊंगा ईस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब खुद देखें, असल मसला ये है कि हमें रियलाइजेशन नहीं होती हम कर क्या रहे हैं। ये बलोच जो है, ये मैं सोचता हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल, कभी कभी ऐसा नहीं होता। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था जब ये धमाका हुआ, तो चागी में लोग प्यार करते थे, ना मैं उनकी जुबान बोलता था, ना मैं मेजर यह बात कर रहे हैं न्यूक्लियर धमाका जो है? अच्छा। न्यूक्लियर 1998 में तो मेरा ट्रांसफर कर दिया अख्तर मैंगल साहब ने उस जमाने में। तो आप सोचें कि चागी के शहर के लोगों ने 3 दिन स्ट्राइक की डिप्टी कमिश्नर के जाने पे, और एक दिन उन्होंने आरसीडी हाईवे ब्लॉक किया और मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवाया। इतने मोहब्बत करने वाले लोग जिनको हमने दुश्मन बना के रखा हुआ। अल्लाह अल्लाह। तो फिर औरिया साहब, ये तो हम समझ आ गए, हिस्ट्री भी हमें पता है, ईस्ट पाकिस्तान हमारे सामने है, फाटा का भी हमारे सामने है, बलोचिस्तान हमारा सामने है। अगर ये रास्ता नहीं देंगे और ये अपनी हमदर्दी पे रहेंगे और ये पार्टी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, इमरान को नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको 2-3 चीजों का अंदाजा हो गया है। एक तो ये है कि इमरान अगर गिरफ्तार होता है तब भी पॉपुलर है, इमरान अगर नाअहल होता है तब भी पॉपुलर है। अब देखें ना, पाकिस्तान में एक ही पॉलिटिकल पार्टी अब तक कलअदम हुई है, वो थी नेशनल अवामी पार्टी। और उसको क्योंकि कलअदम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बगैर नहीं हो सकती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ना इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे सकता है, ना कोई और करार दे सकता है। 15 दिन के अंदर आपको समरी करनी पेश करें, दहशतगर्दी की बुनियाद पे करेंगे तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर सबसे बात। तो वो कलदम सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ये अदालत का एक और कितना बड़ा, आप खुद सोचें कि किस हद तक जुल्म है अदालत का, कि जिस वक्त ये हैदराबाद ट्रिब्यूनल हुआ है, तो हैदराबाद में सारे लोग जो थे, कितने बड़े बड़े नाम, वली खान था, बसिंजो थे, उसके बाद वो खैर बख्श मरी थे, ताला मैंगली, हैदराबाद। और उस वक्त उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी, तो जेल के अंदर ट्रायल होता था। जी, जेल में ट्रायल हो रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। जेल में ट्रायल। अच्छा, तो सुप्रीम, अब वो अगले दिन दूसरी पार्टी बन गई, खैर शेरबाज मजारी उसके सरबराह बन गए। वो सारे के सारे आज जिंदा फिरते हैं, और उन्होंने पीएनए के अंदर देवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। इनको अंदाजा ही नहीं है अभी पब्लिक को डिफीट नहीं दिया जा सकता, ना आपको जज दे सकता है, ना कोई जर्नल दे सकता है, ना कोई डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है। अब देखना, मुझे आप खुद सोचें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप माशाल्लाह आपने पॉलिटिक्स इनको देखा हुआ है, इंटरनेशनल को देखा हुआ है, कि मैंने जिंदगी के अंदर मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट को, जो चीफ सेक्रेटरी हो या आईजी हो, उसको एंड जब आखिरी वक्त होता है, किसी आदमी का टेन्योर होता है या कोई केयर टेकर टेन्योर होता है, तो उसके ऑर्डर नहीं मानते देखा। वो कहते हैं यार अगला आएगा, नाराज ना करो, फाइलें बंद कर देते हैं, एक्शन बंद कर देते हैं, सब बिल्कुल कुछ सर, बिल्कुल सर। दुरुस्त है। तो कहते हैं यार मसला बन जाएगा, मेरी तो पोस्टिंग खतरे में पड़ जाएगी। केयर टेकर की तो बिल्कुल नहीं मानते हम। तो मैं खुद केयर टेकर गवर्नमेंट, मेरा दोस्त होता रजन सेठी, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी होता था, मैं उनको कहता सेठी साहब आप आराम आराम से जिंदगी गुजारें, ये मैं सेक्रेटरी लाइब्रेरी था, उसको किसी लाइब्रेरियों को कुछ देने थे ठेके वेके अपने दोस्तों को। मैंने कहा ठेके साहब ये बाद में कर लेंगे, अभी मैं करवाऊँ साहब। इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट हुक्म मान रही है, क्या ब्यूरोक्रेटों के दिमाग खराब हो गए हुए हैं? उनको यकीन पीछे कोई वो है कि जिसने बता दिया है कि हम रहेंगे भाई। यही है, और क्या? तो ये चीज, तो फिर ये रहेंगे सर। मैं कहता हूं ना, ऐसा वक्त ना है। मैं सच्ची बात बताऊं, ऐसा वक्त ना है। ऐसा वक्त बहुत बुरा होता है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है ना, वो ना इंडोनेशिया है, और पाकिस्तान ना जो है वो मिस्र है। अभी मैं गया हुआ था, तो मुझे 2-3 मिस्री वहां मिले, तो सीसी के बारे में और मुर्सी के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा देखें, मैं कहा देखें, मिस्र की सूरत में और पाकिस्तान की सूरत में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात है कि 6 करोड़ और 22 करोड़ में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि दोनों की जो साइज ऑफ द आर्मी एक ही है। साइज ऑफ आर्मी तो 6-7 से ज्यादा नहीं हो सकती ना किस तौर पर। दूसरी बात यह है कि अफ़गानुल मुस्लिमून को मारने का जो तरीकाकार था, ये 1956 से शुरू कर दिया था नासर ने आने के बाद। और 3.5-4 लाख बंदे आहिस्ता 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 मरते गए। उसके बाद एक बड़ी डोसाइल सी अफ़गानुल मुस्लिमून पैदा हुई, जो कहते हैं हम हथियार नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे। उनका एक वोट बैंक आया, वोट बैंक के ऊपर। दूसरी बात यह है कि उनको जब वहां पर सीसी को लाया गया, तो $10 अरब दिए थे उसने, सऊदी अरब ने।
सऊदी अरब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता था उस इनकलाब से, क्योंकि वहां जी, भी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल करीब उनके सर वो अपना तल अबीब है, यानी वो आप ज़मलक एक जजीरा है वहां पर हुँ, दरियाए नील में, वहां जितने लोग भी रहते हैं उनमें से अक्सरियत ने यहूदी औरतों से शादियां की हुई हैं। वो जो हुँ, नौजवान है वो सुबह एक चलती है, बस चलती है तल अबीब के लिए, 10-9 घंटे में पहुंच जाती है, रात को वहां याशी करते हैं, क्लब पे होके अगले दिन सुबह वापस आ जाते हैं। हुँ, उनका मिजाज बिल्कुल और तरह का है, और इसराइल खुद बहुत चूंकि इन्फ्लुएंस था उसके अंदर, वो नहीं हो सकता था। हुँ, इंडोनेशिया में जब सुहार्तो आया है तो उसको बकायदा लाइसेंस दिया गया था, हुँ, उसको लाइसेंस दिया गया था कि यू कैन किल एनीबॉडी यू यू हुँ, यू वांट, क्योंकि वो उसको रशिया कॉर्न उसके साथ था, आपने कर लिया, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर इर्द गिर्द कोई ऐसी सूरत एनिमी फैक्टर नहीं मौजूद था। लेकिन हुँ, आप देखें जब आपने लुमम्बा के साथ जब किया, अब जब हुँ, लुमम्बा जो कि पॉपुलर आदमी था, तो आपको हुँ, पता चल गया कि हमने इसको रिजीम चेंज किए तो निकाल दिया आपने उसको, तो आप तो लोग हुँ, खड़े हो गए, तो आप उसको घेरे में ले जाके आपने उसको 50 एक लोगों के सामने मार दिया। लेकिन मारने के बाद कुछ 30 साल उसमें अमन रहा नहीं रहा हुँ, ना। आपका हुँ, आपके कत्लो गारत होते रहे, वहां सोसाइटी बिल्कुल डिवाइड हो गई। तो अगर आप पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो फिर कोई और भी अमन में नहीं रह सकेगा। एक और अर्ज करूं, पाकिस्तान के अंदर आप साइड बाय साइड साथ साथ जो जो घर है आपके, अब तो कहीं ना कहीं भी आप नजर आएंगे, तो ये इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये अभी समझते हैं कि हम शायद इसको खत्म कर देंगे, और हुँ, उसके बाद क्योंकि इमरान खान को सिवाय मारने के और कोई चारा नहीं। और रास्ता नहीं है, इवन पार्टी खत्म, मारने के अलावा कोई नहीं, और मारने वाले से उनको पता है। अब देखें, मैं उससे लिखा, मैं कहा अल्लाह की निशानियों को नहीं समझते हो, हुँ, तुम क्या समझते हो ये वजीराबाद को उसने उसमें किसी उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जो उसको बचाया, हुँ, तो नजर आती है हैदराबाद साहब, अगर आपको जरा सा भी अल्लाह पे, इस कायनात के मालिक पे यकीन है, आपको नजर आता है कि तकरीबन 85 बुलेट फायर हों, 11 बंदों को गोलियां लगे, और उसके अंदर स्लो मूविंग किस्म की सूरत हाल हो, उसके अंदर से एक बंदा बच निकले। एक और मैं मैंने उनको बताया, मैंने जब खान साहब को मैंने कहा आपके साथ, उसने एक और मजेदार बात की। उसने मैंने कहा मुझे 2000 जब अब पहले इलेक्शन में, अब जब आप गिरे थे, तो उस वक्त ना लोग कहते थे कि बहुत खौफनाक दिन, हमारे दोस्त जो जो सितारा शनास हैं कि ना जाने दो, बुजुर्ग भी जितने कहते कि इसके में बड़ा भारी दिन है। लेकिन जिस वक्त तो बचा है, वो कहते हैं कि अगर मेरा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती तो मेरा हुँ, पैरालिसिस हो जाता, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है, तो ये हुँ, कोई निशानी नहीं है अल्लाह तबारक तआला की। बिल्कुल। और ये साहब आप जो है ना इतनी बसीरत है, माशाल्लाह इतना आपका तजुर्बा है, दुनिया जहान हिस्ट्री समझते हैं, तारीख समझते हैं, सियासत समझते हैं, हुकूमती इदारों को समझते हैं, खुद आपने 32-33 साल नौकरी। एक मफरूज़ा दे रहा हूँ, जवाब आपने डायरेक्ट देना है। मफरूज़ा ये है कि अगर ये इस वक़्त जो अहबाब इख्तियार है और फौजी जर्नैल और ये हमारे पीडीएम की हुकूमत, ये इजाज़त नहीं देती इलेक्शन होने को, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करती है, खुदा ना खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंचाती है। मुझे अपनी असेसमेंट दे, प्रोजेक्शन दे फ्यूचर, आप पाकिस्तान में क्या हालात देखते हैं? सर, देखिए फ्यूचर के। पाकिस्तान खौफनाक खौफनाक, देखिए एक बात याद रखें, मैं इंडिया गया था, अडवाणी ने मुझे बुलाया था। इंडियंस के अंदर एक कंसेंसस है कि पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन नहीं करनी हमने, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान में बाल्कनाइजेशन शुरू कर दी तो हमारी खुद खुद हो जाएगी। हाँ, वो खुद टूट ये जाएगी, नहीं हो ठीक। सकता कि 4 हिस्से पाकिस्तान के करें तो हुँ, हमारे भी हो जाएं, हमारे भी ना बचे। तो ना फिर बचे। क्या देखते हैं? आगे क्या देखते हैं? वो मुझे बताएँ। खौफनाक खौफनाक, यानी हम बुरी तरह कत के ब्लड, कत्लो-गारत। कत्लो गारत, वो जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, युजी का बासकुम बासबात, एक दूसरे की ताकत का मसा, यानी आप सोचें कि खौफनाक सूरत ये होती है कि जिस वक्त हर बंदा जो है उसको सिवाय इसके कि 4 बंदूकें घर में रख के सोने के, और को रास्ता ना निकले। हुँ, आप इसके कराची और सिंध के अंदर डोर टू डोर एक दूसरे के साथ रहे होते हैं। फिर इस सारे मामले के अंदर हमने तो जुलूस देखे हैं कि उसके अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं ना, जिस वक्त शुरू होते हैं, तो उनको हम पहचानते भी नहीं होते थे। और एक हुँ, और अर्ज करूं, अमूमन अक्सर समझा जाता है कि ये मूवमेंट जो है ये बड़ी सुस्त है, और ये है बहुत कम लोग हैं। मैं कई लोगों को समझाता हूं, मैंने कहा एक उम्र गुजरी है, हमने आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता है। मैं 77 में जब 11 मार्च को इलेक्शन उन्होंने बाइकआउट कर दिया, तो उसके बाद पंजाब में कोई मूवमेंट नहीं चली थी।
कराची में जुलूस निकलते थे, हैदराबाद में निकलते थे। फिर 15 दिन के बाद वो चूड़ियां भेजते थे लाहौरियों के लिए। और 9 अप्रैल को भुट्टो ने इसी कॉन्फिडेंस में कि पंजाब मेरा है, उसने पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। आप सोचे, सुहेल शामी की लाश हमने खुद अपने हाथ से उठाई है और 7-8 लाशें निकली थी। उस अकबर बुट्टी और जिलानी और नवादा नसला वगैरह ये निकल गए थे वहां से। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ हैदर मेहदी साहब, कोई इसमें बालका नहीं है। दूसरे दिन जो जुलूस निकला था ना, उस जुलूस के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसके अंदर हाथ में लहराने के लिए कुछ चीज ना हो। किसी के हाथ में एंगल आयरन था, तो किसी के हाथ में सरिया था, तो किसी के हाथ में चाकू था, तो किसी कुछ था। वो खौफनाक तरीके से चलते हुए मैकलोड रोड तरफ गए रहे थे। रास्ते में रतन सैनमा आता था, रतन सैनमा से फायर हुआ था। स्पाइरल थी उनकी वो जो अपना सीढ़ी, बच्चे नीचे से स्पाइरल गोलियों को बौछार में ऊपर गए थे, उन्होंने तीनों को मार के नीचे फेंक दिया था। ये और ये साहब, मैं उस MRD की मूवमेंट में, मैं फौज में था बलूचिस्तान में, पहली छुट्टी लेके हम आ रहे थे। पहली दफा हमें ऑर्डर दिया गया कि छुट्टी पे जाते हुए पर्सनल वेपन लेके जाओ। तो मैं और मेरे साथ एक और कप्तान था, हम बस में बैठे हुए, हमने हथियार अपनी शलवार कमीज के नीचे लोडेड वेपन के साथ, और हर 15 मील के बाद एक जुलूस चढ़ता था बस के ऊपर और नारा लगाते थे, गंजे के सर पे हल चलेगा। भुट्टो को गंजा कहते थे कि हल था ना उनका, वो इंतखाबी नहीं, गंजे के सर पे हल चलेगा। और इस तरह पूरा करते हुए हम मुल्तान पहुंचे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सर इनको पूरी एक दफा बैठ के तफसीली नक्शा बना के मैंने बताया था कि अगर पाकिस्तान में एक दफा हालात खराब हो जाए, खुदा ना करे, तो आपके पास 4,22,23,000 टोटल पुलिस फोर्स है टोटल, जिनमें जो डिप्लॉयमेंट है वो 1,50,000 है टोटल। बाकी ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप किसी सेक्रेटेरिएट से कर सकते हैं, ना किसी के घर से कर सकते हैं, ना जुडिशरी के हाई कोर्ट से, अदालतों से कर सकते हैं। 1,60,000 बंदा है। और इनमें भी 30-35,000 वो हैं कि जो कि कुक वुक हैं, जिनको यूनिफॉर्म पहना के डाला जाएगा। हाँ जी, अगर 200-250 की जगह पे इस वक्त हंगामे शुरू हो जाएं तो 5 सिपाही आते हैं फी एक जुलूस के, 5। जो अगर 100 लोगों का जुलूस हो तो 5 बटेरे की तरह होते हैं। चलो ये तो पुलिस वाले हो गए। अब आ गया पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 1,80,000 वो हैं जिनको आप सिविल डिफेंस वाले कहते हैं, जो कि ईद बकरीद के ऊपर अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो उल्टा लायबिलिटी होते हैं। ठीक, दूसरे उसके बाद आ जाते हैं आपका ना, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से किसी को बुला सकते हो, ना आप ना कोस्ट गार्ड से किसी को बुला सकते हो, ना आप पीछे सिर्फ रेंजर्स रह जाती है। और क्योंकि आप देखें 90,000 रेंजर्स और FC नहीं, FC तो 90,000 है वहां पर उसमें क्या नाम है बलूचिस्तान में। एक बंदा आप निकालेंगे ना, आपको लग पता जाएगा। ठीक, आप FC कंस्टेबलरी है आपकी है वजीरिस्तान में, आप वहां से 38,000 हैं, आप वहां से निकाल के दिखाएं, आप क्या करेंगे? जब मुल्क में हंगामे शुरू हो गए तो वहां नहीं, वहां क्या होगा, आपका दुश्मन जो वो सोएगा वहां पर, उसको अपने मिलाई हुई है तो सोया रहेगा, वहां से नहीं विड्रॉ। रेंजर्स आ जाते हैं 1,85,25,000। आपका 1,200 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर आपने पेट्रोलिंग भी करनी है। वो इतने थोड़े होते हैं और दे हैव ओनली वन वेपन टू फायर। अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल हमारे मुल्क में आए जो ये नहीं समझते। तो फौज अगर फौज को बुला ले, नहीं, फौज को कैसे, आप नहीं पता स्वाद से निकालें, कहां से निकालेंगे आप? मुझे आप निकाल के दिखाओ मुझे। टू डिवीजन तो आपने वहां रखनी है ना, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रखनी है ना। तो आर्या साहब, फिर तो ये है कि गंजे के सर पे हल चलेगा, सिविलियन गंजे के और फौजी गंजे के। और इसका एक ही रास्ता है अगर पाकिस्तान को बचाना है कि पूरी कौम बैक वक्त सारे शहरों में बाहर निकल आए। बस निकल आएगी सर, 77 में यही हुआ था, पूरे शहरों में निकल आई थी। हमें याद है कि तरले मिन्नतें करते होते थे पुलिस वाले कि यार इधर से निकल जाओ, यार इधर से निकल जाओ, यार इधर से। इनके पास बंदा पकड़ने के लिए फोर्स नहीं होती। तो इसलिए ये इतना डरा धमका रहे हैं पहले कि वो नौबत ही ना आए कि लोग आगे ना जाएं, इतना खौफ। एक फिल्म है बड़ी मशहूर, फेयर इज द की। तो ये तो फेयर इज द की है, और होता भी यही है।
मैं उस दिन भी आईजी हमारा बच्चों की तरह है, जो अभी लगा हुआ है, तो उसके और लोगों से मैं वही बात मैंने कहा आप इसकी उस्मान अनवर की बात कर रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वैसे क्या आदमी, ये कहाँ किस कैसे माँ बाप की औलाद है ये? पता नहीं सर, ये तो कोयटा से भी होता लग रहा था। जब मेरे साथ मैं यहाँ पर डीजे आर्कोलॉजी था, उस जमाने में एसपी सिटी होता था और ये ठीक था। फिर पता नहीं क्या असल मसला पता है क्या है आज मामला। आज वैसे चेंज कर दिया आईजी औरिया साहब। अच्छा, मैंने नहीं, मुझे याद है वो शायद। मोटरवे पुलिस वाले जो थे ना साहब, उनको लाके लगा दिए। अभी हाँ, मैंने तो खबर ये पढ़ी। हो सकता है, हो सकता है। देख अच्छा। वक्त अच्छा होता पता है क्या है, एन वक्त पे यही चेंज होते रहते हैं कभी क्यों। और एक बात बताऊं, बेदिली इतनी ज्यादा होती है कि हम्म जिसके आप सोचते हैं। अब जो इमरान खान को जिस बंदे ने वापस भेजा है, वो यकीनन कोई ना कोई बंदा अंदर का होगा, इसने बताया होगा कि ये प्लान है। हम्म हम्म यकीनन कोई बंदा अंदर का होगा, मुझे नहीं हम्म पता कौन होगा, लेकिन हम्म इतना मुझे पता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं होगा। वो फरिश्ता फरिश्ता ही होगा, जिसको हम्म असम टर्म में फरिश्ता बोलते हैं। उसने कहा होगा कि प्लान हो गया, वापस ले जाओ। और वरना, और वो बेदिली है सर। आप मुझे ये बताइए, हम लोग कई दफा कहते हैं, हम कहते हैं हम उस वक्त 30-35 हजार तनख्वाह दे, हमने 35 हजार पे जान देगा कोई? कौन हम्म देता है 35 हजार पे जान? हम्म। और हालत और ये है कि इमरान खान के उसके अंदर जब इन्होंने वहां से निकले हैं उसको रेड करके, तो बाहर खड़े होकर नारा तकबीर लगाया। तो तुम अल्लाह अल्लाह। अच्छा रॉय साहब, मुझे जो दो खौफ है, एक मुझे खौफ ये है कि फौज में और रेंजर्स में फूट पड़ जाएगी। बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर मैंने फौज की डिसिप्लिन पे नहीं देखा, जो कि मुझे अंदर से खबरें आती हैं कि डिसिप्लिन के एक दिन कहीं वो टूट, ये मुझे खौफ नजर आता है अगर हालात उस खौफनाक हद तक पहुंच जाए। दूसरा मुझे लगता है कि ये हमारे जो कोर्ट्स हैं और हमारे जज हैं, जिन्होंने भी थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखानी शुरू कर दी है, इनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो कि ये जजेस भी डर के बैठ जाए। आपका आखिरी देखें सवाल है आपसे। देखें जजों के अंदर तो एक फीलिंग है, क्योंकि मैं बेसिकली आजकल प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। जजों के अंदर तो ये फीलिंग है कि हम फेस नहीं कर सकेंगे पब्लिक के अंदर, और थोड़ी बहुत रीढ़ की हड्डी उन्होंने दिखानी शुरू कर दी है। असल में मसला ये है कि वो बेसिकली उनका प्लान ये था, राजम तारण का, ये अपना फायद ईसा आ जाएगा सितंबर में, तो उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। तो जो मैंने उन्हें कहा था, तुम फायद ईसा को नहीं जानते, मैं कोयटा में रहा, मैं जानता हूँ। तो वो तुम लोगों के हाथ में नहीं आने वाला, किसी के हाथ में नहीं आना, जैसा भी है जो भी है। लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल नहीं दिखाएगा जिस तरह, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक दफा 3 चीफ सेक्रेटरीज का नाम गया था, ठीक है, पंजाब में लगने के लिए। तो बेनजीर ने एक आदमी टिक किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फौत हो गए। तो उसने कहा बीबी को कि आपने ये क्यों टिक किया? उसने कहा ही इज करप्ट, दैट्स व्हाई ही इज प्लायबल। अच्छा। ठीक तो है। हमारे जुडिशरी का भी मामला यही है कि इफ ही इज करप्ट, ही इज प्लायबल। तो हाँ। एक दिन होता है कि सर करप्ट भी खड़ा हो जाए। देखिए 77 में उस जुलूस में मैं खुद शामिल था, जो अनारकली से जा रहा था, और वहां पर नीला गुंबद में 3 सिपाहियों ने फायर करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो सर वो पैसे। जी, 3 ब्रिगेडियर आपको याद हैं जिन्होंने फायर आप रोक? सोचिए कि मंजर क्या था। वो बयान हम नहीं करते कि जहां जहां ड्यूटीज लगी थी मार्शल के दौरान, लोगों ने टेपों के ऊपर वो बयान सुनाते थे। वो आपको याद होगा कि जब प्रिजनर वॉर हुए थे, तो रेडियो उनके स्टेटमेंट सुनाता था, मैं अल्लाह रखा वालदार मैं फिलहाल हाँ हाँ हाँ। वो टेप पे चलाते थे लोग। अच्छा 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 अच्छा, शर्मिंदा करने के लिए। अब ये सूरत हाल हो गई थी। ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फौज आएगी बीच में सामने, ये हिम्मत मुझे नहीं लगता कि आएगी। ये इन्हीं के सर पे ये रेत की बोरी रखी हुई है ना, लेकिन इस रेत की बोरी में इतने सुराख हो गए, इतने सुराख हो गए कि पीछे से बंदे नजर आ रहे हैं। लेकिन और ये सब ताकत सारी फौज की है इसके पीछे, इनकी जी जुर्रत नहीं, अच्छा, ताकत सारी। एक और चीज मुझे कुछ लोगों ने 3-4 हफ्ते पहले बताया कि अमेरिकन खुल के सामने आए हुए थे। मतलब ये हमारे कुछ पुलिस अफसरों ने बताया कि हमें अमेरिकन एम्बेसडर्स ने कहा कि आके मिलो मुझे, बल्कि लाहौर वाले ने तो खास तौर पे 2-3 को कहा। अच्छा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को बुला के कहा अमेरिकन एम्बेसडर ने कि आप बिलावल भुट्टो की सपोर्ट करो, आप बिलावल की सपोर्ट करो। सपोर्ट करो। हाँ। माने इतना अमेरिकन खुल के नहीं आए कभी जितना अब आए हैं। अच्छा, लेकिन मतलब पता है क्या है, अमेरिकन के लिए भी जिंदगी बड़ी मुश्किल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। उनके लिए पिनोशे वाला हाल हो गया हुआ है। आखिर पिनोशे। में लोग खिलाफ हो गए जब पिनोशे के इतने, तो उन्होंने कान से पकड़ा पिनोशे को और हवाले कर दिया, लो इसको मारो।
मारो ये इसको। अपने बंदा खुद अमेरिकन मरवाते होते हैं। सर वो पनामा का जो लीडर था, जिसको बाद में खुद ही पकड़ के लिया, जी, उनका जी, जी। अपना बंदा था। जी, सद्दाम के साथ क्या किया? हाँ, सद्दाम उनका अपना बन गया। नोरियागा जो था, नोरियागा नोरियागा जो की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैनुअल जी हाँ, नोरियागा नोरियागा। की। जी, हाँ। तो मुझे तो आपकी बातों से थोड़ी खैर उम्मीद हुई है, और ये मैं साहब, मैं खुद उम्मीद ये हुई है कि फ़ौज ये हरकत नहीं करेगी। अगर उन्होंने करी तो वो खौफनाक मंज़र आएगा, जो कि पूरे रीजन को अपनी आग में लपेट ओह लेगा। यस, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, पूरा सिर्फ नहीं। मिडल ईस्ट, पूरा साउथ एशिया। और मैं अभी एक स्पीच अंग्रेज़ी में दे रहा हूँ इनके लिए, ट्रूडो के लिए और इनके लिए, जिसके अंदर मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, और ये साहब, आपसे तो दिल चाहता है कि चलते रहे, लेकिन फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगर आप इजाज़त इनका दें तो मैं आपको इनका आई विल जी, आस्क यू टू ज़रूर, प्लीज़ इनवाइट ज़रूर करूँगा। ज़रूर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी। अल्लाह सुब्हान तआला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की आमीन, जंग आमीन, लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।